ढंग से सेट है ना, कहीं नहीं हुआ फिर देख लो। कैमरा एक्शन स्टार्ट है। चलो भाई ध्यान दें, ग्राम सेवक को लेकर के विशेष कक्षा है। आपके सिलेबस में क्या लाइन लिखी है, पहले अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं और उस सिलेबस की फिर व्याख्या के साथ अपने बात करेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये सिलेबस होता है या सिलेबस होता है? सिलेबस होता है। ये सही उच्चारण इसका सिलेबस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका ये रहेगा। चलो लाइन क्या लिखी हुई है आपके सिलेबस में, ये लिखा गया है कि राज्य, जिला, तहसील एवं पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचा, राजस्थान के संदर्भ में बस इतनी लाइन लिखी हुई है। तो इसमें आपको राज्य के अंदर क्या कुछ आता है वो सब पढ़ना है, जिले में क्या आता है वो सब पढ़ना है, तहसील स्तर पर क्या होता है वो पढ़ना है, पंचायती राज स्तर पर क्या होता है वो पढ़ना है, ये सब पढ़ना है हमने। ठीक है, तो हमारे इसकी व्याख्या करते हैं तो टॉपिक क्या क्या बनते हैं उस पर बात करते हैं। अपने व्याख्या करने पर टॉपिक क्या बनते हैं, इसकी व्याख्या जब करें अपने इस सिलेबस की जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले संविधान का भाग 6 पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? संविधान का भाग। और पिछले एग्जामों को अगर देखें, पिछला एग्जाम हुआ था जिसमें लगभग 14-15 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे आपके सिलेबस में, 15 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वीडियो लगने जा रहे हैं और इन सब की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाग 6 में सबसे पहला जो टॉपिक बनता है आपका वो था राज्यपाल। कौन सा टॉपिक है? जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हो चुका है अब तक के राज्यपाल वगैरह सब पर चर्चा हो गई है। दूसरा टॉपिक बनता है हमारा मुख्यमंत्री, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तीसरा टॉपिक बनता है हमारा मंत्रिपरिषद, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब चौथा टॉपिक बनता है हमारा भाग 6 के अंदर अगर बात करूं तो लास्ट टॉपिक है भाग 6 का, सॉरी लास्ट नहीं है, कार्यपालिका का लास्ट टॉपिक है महाधिवक्ता। कौन सा टॉपिक है? महाधिवक्ता। ठीक है, अभी इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इन सभी टॉपिकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कार्यपालिका कंप्लीट हो जाती है, राज्य की कार्यपालिका। पिछले एग्जाम में राज्यपाल से 4-5 प्रश्न, अकेले राज्यपाल से है ना, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से प्रश्न है, महाधिवक्ता से प्रश्न है। इन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए साथ में ये क्या है ये सारी डिटेल हम देख चुके हैं। अब तक के राज्यपालों पर हम चर्चा कर चुके हैं, अब तक के मुख्यमंत्रियों पर हमने चर्चा नहीं की अभी तक, है ना। एक पॉइंट अभी तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में ये पड़ा हुआ है, राजस्थान में अब तक के मुख्यमंत्री कौन कौन थे, कब कब थे, उनकी क्या क्या खास बातें रही, वो उस पर चर्चा अपने करेंगे भी। अच्छा, अभी हमारा जो टॉपिक है वो महाधिवक्ता है। इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा सुनते जाओ, पहले आज पता लग जाए अपने को कि पढ़ना क्या है। महाधिवक्ता पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल में 2 चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया 3 होती है, वैसे तीसरा राज्यपाल होता है। एक होती है विधानसभा। एक बात ध्यान रख लेना भैया, साड़ी छतरी ते कबूतरी बहंदी आपकी मर्जी नाल है, उड़दी साड़ी मर्जी नाल है। आप आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, वापस आ रहा है ना? हाँ बैठिए, वो ऐसे याद आ गया। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ेंगे भी अपने। और मैं बता देता हूं, ज्यादा आपको लिखना नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे इसके आपको, बस हमने समझना है, याद करना है, समझना है और याद करना है अभी के भी। ठीक है, जो लिखना चाहता है वो लिख लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। पर ज्यादातर पर प्रयास ये करेंगे कि नोट्स है अपने पास सारी चीजों के, सारा मैटर आपको प्रिंटेड मिल जाएगा यहाँ पे, चाहे वो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, चाहे मैंने आज लिखवाया है, कुछ भी कि आपने आपके लिए तैयार है काम। ठीक है, तो फिर अपने 5 नंबर पर ये पढ़ेंगे। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे शासन सचिवालय। अब यहां से ये हमारा टॉपिक जिला स्तर प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है ना हमने, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है? प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा शासन सचिवालय। अब ये शासन सचिवालय क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे काम करता है? वह मुख्य सचिव, यहां से पिछले एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए 3, शासन सचिवालय और मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न आए हुए। सचिवालय का क्रम पूछा गया कि कौन ऊपर होता है, कौन उससे नीचे होता है, कौन उससे नीचे होता है, इस प्रकार का। तो शासन सचिवालय व मुख्य सचिव, इसके भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, इसको हम समझेंगे भी क्या कुछ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था या संभागीय प्रशासन क्या होता है, और वह संभागीय आयुक्त।
संभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन में प्रमुख पद जो हम पढ़ते हैं वह जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर है ना, कलेक्टर होता है एक जिले का एक कलेक्टर। वो क्या काम करता है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं, उसकी कैसे वो बनता है, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। 9वां पॉइंट पढ़ेंगे हम तहसील प्रशासन। तहसील प्रशासन व तहसीलदार। तहसीलदार पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और गिरदावर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और पटवारी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें इसके बारे में जानकारी, छोटी मोटी जानकारी। गिरदावर पटवारी में कोई ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, तहसीलदार तक मेन बात है। और लास्ट 10वां पॉइंट हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज का प्रशासन कैसे होता है, कैसे चलता है, इसमें हम बात करेंगे वीडियो के पद के ऊपर और सरपंच वगैरह पर। वीडियो जो आप बनने जा रहे हो, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, वीडियो है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, जो इसका नाम बदल दिया गया, नाम रख दिया गया, पहले सेक्रेटरी था, है ना। ये कौन से ये नियम बनाया था, कौन सी धारा के तहत इसका नाम वीडियो रखा गया? अभी आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि ग्राम विकास अधिकारी नाम किस धारा के तहत रखा गया था। 39 का पता नहीं 38 का ऐसा कुछ नाम है, मुझे भी पूरा याद नहीं है। चलो इस पे चर्चा करेंगे, ये टॉपिक आएगा तब। अभी आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था पर दिमाग से स्किप हो गया। तो मूल रूप से ये 10 बातें हैं और अभी तक हम 3 ही बातों पे चर्चा कर पाए हैं। बस ये 2, ये एक ही बहुत बड़ा है, बाकी तो है ना 1-1 घंटे के टॉपिक है, 1-1 घंटे के है ही नहीं। बस एक टॉपिक विधानमंडल बड़ा है, विधानसभा विधान परिषद, इसको समझने में टाइम लगेगा। तो अब हमारा टॉपिक राज्यपाल हो चुका है। जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ वो किसी दूसरे विद्यार्थी से नोट्स ले सकते हैं। शायद कुछ एक वीडियो भी उपलब्ध है इसकी राज्यपाल की, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है। मुख्यमंत्री हो चुका है, ठीक है, आज मंत्रिपरिषद भी हो चुका है, कल हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे महाधिवक्ता टॉपिक की। मैंने आपको बताया था संविधान के भाग 6 में उल्लेख है अनुच्छेद 156 से लेकर 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 भाग 6, इसमें उल्लेख किसका किया गया? राज्य का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? राज्य का। राज्य की व्यवस्थापिका का, पहले राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की व्यवस्थापिका का और राज्य की न्यायपालिका का, इन तीनों का उल्लेख है। हालांकि पिछले एग्जाम में न्यायपालिका से भी प्रश्न आया था, हाईकोर्ट से भी प्रश्न आया था, लेकिन अब मैं हाईकोर्ट नहीं करवाऊंगा, बहुत डिटेल हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं है। जिनसे मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है अभी, और याद हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, वही कार्यपालिका में आता है, राज्यपाल आता है। कार्यपालिका का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 152 से लेकर के 100 कहां तक, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता 165 और विधानमंडल 168-69 में शुरू होता है 167 तक, 152 से 167 तक कार्यपालिका थी। तो मैंने इसमें आपको बता दिया 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58 राज्यपाल की सारे अनुच्छेद बता दिए, रट्टा मार लेना अनुच्छेदों के, राज्यपालों के, ठीक है। वहां मैंने फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर भी चर्चा कर ली, और बीच में मैंने अनुच्छेद 165 बताया था, जिसमें कहा था मैंने कि महाधिवक्ता की बात होती है, जिसमें किसका उल्लेख है? राज्य के महाधिवक्ता की। अब बात करेंगे अपने राज्य के महाधिवक्ता की, ठीक है। पॉइंट है हमारा आज का राज्य का महाधिवक्ता। तो सारा मैटर तैयार है, वैसे कोई ज्यादा डिटेल आवश्यकता नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता कौन सा लिया जाए? चलो, राज्य का महाधिवक्ता जिसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल नाम दिया जाता है। देखो 2 पद होते हैं, ध्यान देना। केंद्र में जो काम राज्य में, राज्य के महाधिवक्ता होता है, वो काम केंद्र में महान्यायवादी का होता है। किसका होता है? केंद्र के महान्यायवादी के समकक्ष है, के बराबर के, बराबर का नहीं कह सकता, के समान कार्य वाला व्यक्ति है महाधिवक्ता। केंद्र में महाधिवक्ता होता है और राज्य में, केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। और जब आप इसकी संधि विच्छेद करते हो तो महा से महान हो गया, मह हो गया, प्लस अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी अधि प्लस वक्ता, यानी कानून का वक्ता, कानून का ज्ञाता, कानून के बारे में बोलने वाला। ध्यान देना, मैंने आपको एक बात कही थी कि मान लीजिए कि मेरा और इनका आपस में झगड़ा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपना वकील करूंगा, ये अपना वकील करेंगे, हम बाद में नहीं झगड़ेंगे, बाद में वकील झगड़ेंगे आपस में। लेकिन मेरा राज्य सरकार के साथ कोई झगड़ा हो गया
मैंने राज्य सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो मैं तो अपना वकील करूंगा, लेकिन राज्य सरकार बार बार वकील थोड़ी करती फिरेगी। राज्य सरकार की ओर से उसके मुकदमे की पैरवी कौन करता है? राज्य का महाधिवक्ता करता है। तो राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का वकील होता है। राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का वकील होता है एक प्रकार से। ये इधर वाले जितने भी बैठे हैं ना, क्योंकि मैं लेफ्टी हूं और आपको मतलब पीठ पीठ दिखाई देगी, और वो देवी के पीठ की पूजा होती है, देवी की होती नहीं, तो इधर वाली साइड आ जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। कोई दिक्कत नहीं इस रो में, उधर से खड़े हो जाइए, यहाँ तो पीछे चले जाइए या इस साइड आ जाइए, कोई बात नहीं, यहाँ स्टूल लगा लो। आप बैठना तो किनारे पे ही है, इधर वाले किनारे पे बैठो, है ना। बीच में बैठ, कोई बात नहीं, इनको जाने दो पहले। चलो, अगर आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं ना बैठने में, तो पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उस जगह बैठिए जहां से आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 ये याद कर रहे हैं, में राज्य के महाधिवक्ता यानी संवैधानिक पद है। अब अनुच्छेद में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है, तो उसका मतलब वो संवैधानिक पद है। जिस पद का उल्लेख संविधान में है, संवैधानिक पद है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है या असंवैधानिक है? राज्यपाल का पद संवैधानिक है। वैधानिक या संवैधानिक? संवैधानिक। वैधानिक का मतलब होता है संसद द्वारा कानून पारित करके किसी पद का सृजन करना, संविधान में उल्लेख ना होना। देखो, एक तो वैधानिक शब्द है, एक संवैधानिक शब्द है, दोनों में डिफरेंस है। संवैधानिक तो वो होता है जिसका उल्लेख संविधान में है, संविधान में संशोधन करके संविधान में जिसका उल्लेख करा दिया गया वो संवैधानिक है। और वैधानिक वो होता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया, विधेयक पारित कर दिया, राज्य विधानसभा से विधेयक पारित होकर के एक नए पद का सृजन कर दिया, पर उसका उल्लेख संविधान में नहीं करवाया, तो वो वैधानिक पद है, ठीक है। जैसे नीति आयोग एक, वो तो वैधानिक आयोग है, पद की बात कर रहा हूं। जैसे लोकपाल है, लोकायुक्त है, ये सारे। अब आरपीएससी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये जो पद है, ये संवैधानिक है या वैधानिक है? संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख है उनका। मैंने बताया नहीं, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेदों के तहत, आरपीएससी का उल्लेख, पीएससी जितनी भी है उनका उल्लेख संविधान में किया गया है ना। मैं कहूँ, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है या वैधानिक है? तो मानवाधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये एक अधिनियम के द्वारा पद, एक संघ संस्था बनाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग एक अधिनियम से संस्था बनी है। सूचना आयुक्त का पद, ये एक संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है, क्योंकि ये सूचना आयुक्त का पद जो है वो एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया पद है, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया उसका, इसलिए वैधानिक पद है। ये दो चीजें होती है। तो महाधिवक्ता संवैधानिक पद का वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 में। किसका उल्लेख है? राज्य के महाधिवक्ता। कौन होता है महाधिवक्ता? राज्य सरकार का वकील होता है। कौन होता है राज्य सरकार का? राज्य का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि यानी कानून का ज्ञाता होता है, पर पहला विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी। कानूनी सलाहकार होता है। राज्य का प्रमुख अधिवक्ता होता है। राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो संघ में यानी केंद्र में महान्यायवादी का है। वही बात होगी ना, केंद्र में जो महान्यायवादी का स्थान है वही राज्य में महाधिवक्ता का स्थान है। महाधिवक्ता की मुख्य पीठ जोधपुर में, वह उपपीठ या खंडपीठ जयपुर में। वही बात है, हाईकोर्ट की, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की मुख्य पीठ भी कहां पर है? जोधपुर में। हाईकोर्ट की खंडपीठ भी कहां पर है? हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर है ना। वही बात है। ध्यान रहे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया। अब देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्या किया गया था? संविधान में संशोधन हुआ था। संविधान में संशोधन करके महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया था, नया पद बना था। यानी कि 1956 से पहले महाधिवक्ता का पद नहीं होता था। एक और कौन सा पद है जो 1956 से पहले नहीं था? राज्यपाल। पढ़ा था हमने राज्यपाल। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का सृजन किया गया। उससे पहले राज्यपाल पद नहीं होता था। उससे पहले कौन सा पद होता था? राज प्रमुख का पद होता था। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज। अशोक गहलोत बोल रहे थे कि शाबाश, ठीक है। ध्यान देना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया। इससे पहले महाधिवक्ता का पद नहीं था। अब मैं यहां पर दो चीजें बता देता हूं, संवैधानिक और एक होता है वैधानिक।
क्या डिफरेंस है? संवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेख, वैधानिक मतलब किसी अधिनियम द्वारा सृजित, जिसका संविधान में उल्लेख ना किया गया हो। सिर्फ वो अधिनियम के द्वारा बनाई गई संस्था। अब यहां देखो, यहां भी आप कह सकते हो कि सर ये भी तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सृजित हुआ। अब संविधान में उल्लेख दो प्रकार का हो सकता है, एक तो मूल संविधान में हो सकता है उल्लेख हो उस पद का, और एक संशोधित संविधान में भी हो सकता है, संशोधित संविधान में भी उस पद का उल्लेख हो सकता है। समझ में आई बात? ये दो बातें। अब मैं ये कहूं कि महाधिवक्ता का पद मूल संविधान में उल्लेखित था, नहीं, संविधान में संशोधन करके संविधान में यह पद जोड़ा गया महाधिवक्ता का। कौन से अधिनियम द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ध्यान देना, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, विधेयक चार प्रकार के होते हैं। एक चीज समझना, देखो, संसद में एक आती है लोकसभा, एक आती है राज्यसभा, RAS राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। ये तीन लोग होते हैं ना संसद में, ये तीन लोग होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक तो है साधारण विधेयक, एक विधेयक है साधारण विधेयक। क्या विधेयक लाया गया? साधारण विधेयक के द्वारा एक विधेयक लोकसभा में रखा जा रहा है। विधेयक क्या है कि क्या करना है? एक नई संस्था का गठन करना है। कौन सी संस्था का गठन करना है? यह कहा गया कि सूचना आयोग नाम की एक संस्था बनानी है। सूचना आयोग नाम की क्या बनानी है? एक संस्था बनानी है। मूल संविधान में नहीं थी। आपको पता हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। एक आपने पढ़ा होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब इसके लिए एक आयोग बना, इसके तहत इस अधिनियम के तहत एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोग अलग अलग होते हैं। सूचना आयोग का एक अध्यक्ष होता है। सूचना आयोग का क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कैसे पारित हुआ? पहले ये अधिनियम रखा गया लोकसभा में, कहां रखा गया? फिर राज्यसभा में रखा गया, फिर राष्ट्रपति के साइन हो गए। अब वो क्या बन गया? एक अधिनियम बन गया। वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। पहले क्या रखा जाता है ना, जब तब होता है वो विधेयक। जब कोई प्रस्ताव संसद में या विधानमंडल में रखा जाता है तब वो विधेयक होता है, और जब वो पारित हो जाता है तीनों जगह से तब वो क्या बन जाता है? अधिनियम। एक विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है? विधेयक के पास कोई पावर नहीं होती, वो कागज के टुकड़े के समान है। अधिनियम के पास पावर आ जाती है, कानूनी पावर आ जाती है, क्योंकि उसे जनता के प्रतिनिधियों ने मान्यता दे दी है उसको, तो वो अधिनियम बन गया। अब अधिनियम पूरी पावरफुल चीज है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग बना, अध्यक्ष बना दिया गया। ध्यान देना, इसके तहत संविधान में कहीं संशोधन नहीं हुआ था। संविधान में संशोधन नहीं, और ना ही संविधान में कहीं सूचना आयोग के पद का उल्लेख है संविधान में। तो सूचना आयोग का जो अध्यक्ष होता है या सूचना आयुक्त जो होता है वो एक वैधानिक पद है। किस प्रकार का पद है? वैधानिक पद है। इसको बनाया तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के अधिनियम से जो पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ उसके तहत ये बना, तो ये वैधानिक है, क्योंकि इससे संविधान में कहीं संशोधन नहीं किया गया। लेकिन जो मैंने महाधिवक्ता की बात की वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो था, वो भी उसी प्रकार से पहले लोकसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा गया, फिर राष्ट्रपति के साइन हुए। परंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, ये जो विधेयक था वो विधेयक ये जो विधेयक था सूचना आयोग से संबंधित जो विधेयक था वो साधारण विधेयक था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो विधेयक रखा गया वो संविधान संशोधन विधेयक था। वो कौन सा विधेयक था? संविधान संशोधन विधेयक था। उसके तहत संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन होकर के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता शब्द डाला गया या किया गया ये काम। समझ आई बात? हाँ, 7वां संविधान संशोधन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो
इसके लिए अपने ये बात बोल सकते हैं कि ये जो पद है 165 में जो अनुच्छेद में डाल दिया गया, अब मैं ये कहूं कि सूचना आयुक्त का पद संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो कोई अनुच्छेद में नहीं है, क्योंकि इसको संविधान में डाला ही नहीं गया, इसको सिर्फ वैधानिक पावर प्राप्त है, संसद के एक अधिनियम से बना हुआ पद है ये, और ये संसद के अधिनियम से बना हुआ, ये भी पद संसद के अधिनियम से, लेकिन संसद के इसमें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में संशोधन करके वहां उल्लेख कर दिया गया है, तो इसलिए वो एक संवैधानिक पद हो जाता है। समझ में आई बात? ये चीजें ध्यान देना। तो संवैधानिक और वैधानिक में मुझे लगता है थोड़ा फर्क समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा महाधिवक्ता की योग्यताएं। कौन व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 165 में सारी बातें महाधिवक्ता के संबंध में क्या लिखा गया है कि वह योग्यता होनी चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो। यानी कि इसमें यह लिखा गया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कि वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। अब हाईकोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता होती है? पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, वो तो सिंपल सी बात है। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। देखो, हाईकोर्ट का जज बनने की 2 योग्यताएं होती है मूल रूप से। हाईकोर्ट का जज बनने की 2 योग्यता होती है मूल रूप से। नंबर 1 कि किसी भी हाईकोर्ट के अंदर, कोई भी राज्य के हाईकोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि वकील रहो। ठीक है, या तो वकील रहो 10 सालों तक किसी हाईकोर्ट का, गंगानगर कोर्ट का नहीं, किसी हाईकोर्ट में 10 सालों तक यदि कोई व्यक्ति वकील रह गया तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? हाईकोर्ट का जज बन सकता है। यहां क्या बन सकता है? राज्य का महाधिवक्ता बनता है। दोनों एक ही बात है भाई। महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो राज्य के हाईकोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए होती है। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? 10 वर्षों तक वकील रहो। कहां पे? हाईकोर्ट में, किसी भी हाईकोर्ट में, राजस्थान के हाईकोर्ट में, यूपी के हाईकोर्ट में, कहीं भी रहो, उसको हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है, यानी कि उसको महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। क्लियर है? और क्या है, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, कहीं पर भी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, चाहे वो गंगानगर की कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? जज के रूप में काम किया हो, न्यायिक अधिकारी रहा हो। ठीक है, न्यायाधीश रहा हो। 10 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। 10 वर्ष तक या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, इसको ये कहेंगे अधीनस्थ। 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में, 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी या न्यायिक पद पर रह चुका हो, मूल रूप से जज रह चुका हो, तो वो व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है जो या तो 10 वर्षों तक क्या रहा हो किसी अधीनस्थ न्यायालय में, 10 वर्ष तक जज रहा हो, या 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील रहा हो। ध्यान देना, हाईकोर्ट का वकील रहो, किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकील नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में तो 10 वर्ष तक जज रहो, वो व्यक्ति क्या बन सकता है? हाईकोर्ट का जज बन सकता है। और वही व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्य का। तो अब बात आती है महाधिवक्ता कौन बन सकता है? तो वो व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। हाईकोर्ट के जज बनने की 2 योग्यताएं हमने पढ़ी है, एक तो हाईकोर्ट में 10 सालों तक वकील रहो, या अधीनस्थ न्यायालय में 10 सालों तक जज रहो। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 165(1) के तहत महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाला की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मूल रूप से यहां पर बात आ कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है ना, राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल, मैंने आपको बताया हुआ है कि राज्यपाल मर्जी से तो कुछ भी नहीं करता। किसकी मर्जी से करेगा राज्यपाल? मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। अब सलाह का मतलब देखो, एडवाइस में, राजनीति में एडवाइस का मतलब अलग होता है और सामान्य जीवन में एडवाइस का मतलब अलग होता है। सामान्य जीवन में सलाह का मतलब होता है कि मैंने इनसे पूछा भी मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, अब मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी है, मैंने नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन राजनीति में मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी होती है, ये ध्यान रख लेना। अब मैं, राज्यपाल ने, ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद से बात की कि भैया ऐसा ऐसा करना, ये मंत्री परिषद ने सलाह दी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, अब राज्यपाल बाध्यकारी कि करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, सलाह का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप मानो चाहे ना मानो। वैसे सलाह के लिए एक शब्द होता है ना कि सलाह, परामर्श, सलाह, इसमें क्या सलाह का मतलब क्या होता है कि मानो चाहे ना मानो। पर मंत्री, राजनीति में मानो चाहे ना मानो का मतलब नहीं है, माननी ही पड़ेगी, यू हैव टू डू इट, हैव टू, है ना। तो
महाधिवक्ता की नियुक्ति मूल रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में ये इतनी सी बात है। 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए राज्यपाल द्वारा बताए गए विधिक प्रकृति की कार्य करेगा। मतलब ध्यान देना, राज्यपाल का कार्य बताया, सॉरी, महाधिवक्ता का कार्य है एक प्रकार से कि राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा, राज्य सरकार को कानून से संबंधित विषयों पर सलाह देगा। जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार कोई नया नियम अधिनियम बनाना चाहती है, कोई नगर पालिका क्षेत्र में कोई कार्य कर रही है, या कुछ ऐसी बात होगी जिसमें राज्य सरकार पर कोई केस हो गया, तो अब राज्य सरकार जो है वो पहले से इस बात पर विचार करके रखेगी महाधिवक्ता से कि अगर ऐसा हम करते हैं तो कानूनी रूप से, अगर कोर्ट में बात चली जाती है, देखो जितनी भी सरकारें होती है उनके खिलाफ केस कोर्ट में होता है, न्यायपालिका नियंत्रण करती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर, ठीक है। कोर्ट में अगर केस होता है तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित सलाह किससे ली जाती है? राज्य सरकार किससे लेती है? महाधिवक्ता से लेती है। अब महाधिवक्ता से विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा महाधिवक्ता। और क्या लिखा गया है कि राज्यपाल द्वारा बताए गए विधिक प्रकृति के कार्य, जो कानूनी प्रकृति के कार्य है जितने भी, जो राज्यपाल महाधिवक्ता को बताएगा वो कार्य करेगा। अनुच्छेद 194(4) क्या कहता है कि जिस प्रकार विधानमंडल सदस्य को अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, छूट, उन्मुक्तियां मतलब क्या होता है? छूट प्राप्त होती है, उसी प्रकार महाधिवक्ता को भी छूटें प्राप्त होती है। देखो अनुच्छेद 194(4) के अंदर क्या लिखा गया है? विधानमंडल के सदस्य, अब पहले तो ये बात करते हैं कि विधानमंडल के सदस्य कौन, कईयों को ये समझ नहीं आएगा। विधानमंडल के सदस्य मतलब विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, ठीक है। यानी विधानसभा के सदस्य को तो अपने एमएलए बोलते हैं, एमएलए यानी कि विधायक बोलते हैं, एमएलए यानी कि विधायक, इनको बहुत सारी छूटें प्राप्त होती है। विधायक को बहुत सारी छूट प्राप्त होती है। कोई विधायक यदि कोई अपराध कर देता है तो पुलिस डायरेक्ट जाकर के उसको हथकड़ी नहीं डाल सकती, उसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। और भी बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत प्रकार की छूटें प्राप्त है, जो किसको प्राप्त है? विधानमंडल के सदस्यों को, यानी विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त है। तो वही छूट किसको प्राप्त है? साथ में महाधिवक्ता को भी प्राप्त है। वो छूट किसको प्राप्त है साथ में? कौन से अनुच्छेद के तहत? 194(4) के तहत। ये बीच में बात आ गई अलग। उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल, अब कार्यकाल पर पॉइंट आ गया। कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि सामान्यतः वैसे 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन संविधान क्या कहता है कि महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165(3) के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि राज्यपाल की इच्छा पर, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की इच्छा पर। मूल रूप से राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत मतलब प्रसाद वास्तव में दे कौन रहा है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दे रही है। समझ आई ना बात? ठीक है। इसे हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। एक और ऐसा पद बताया था जिसको हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, राज्यपाल। राज्यपाल को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, इस संबंध में संविधान मौन है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वैसे बस प्रसाद पर्यंत काम करने का मतलब यही हुआ कि राज्यपाल महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है, कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है त्यागपत्र। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। मतलब लगभग काम सारे राज्यपाल ही कर रहा है। कोई एक आधा डिफरेंस हो ना तो उसको थोड़ा याद रख लेना, बाकी सब चीज ठीक है। वेतन, भारतीय संविधान में महाधिवक्ता के वेतन का निश्चित उल्लेख कहीं नहीं किए गए। वेतन निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल निर्धारित करता है। ध्यान देना, राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है। देखो अभी तक हमने जितने भी वेतन पढ़े ना, तो हमने ये दिखा कि उनका वेतन कौन निर्धारित कर रहा था? राज्य विधानमंडल निर्धारित कर रहा था। मुख्यमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, राज्यपाल का, इनका वेतन कौन? राज्यपाल का नहीं, राज्यपाल का संसद निर्धारित करती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करने का अधिकार किसको था? राज्य विधानमंडल को, यानी विधानसभा और विधान परिषद को था। लेकिन ये महाधिवक्ता एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसका वेतन निर्धारित करने का अधिकार किसको दे दिया? राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। और वह राज्य की निधि से, देखो खजाना 2 प्रकार का होता है सरकार के पास, एक तो संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है। देखो केंद्र सरकार जो भी बजट पास करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की 2 प्रकार की निधियां हैं। एक तो होती है संचित निधि, संचित यानी इकट्ठी की हुई और जो आराम से धीरे धीरे उपयोग में ली जाती है। निधि मतलब पैसा, धन, खजाना। और एक होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। उसी प्रकार से राज्य की भी होती है। राज्य की एक होती है संचित निधि, जिससे बजट जारी होता है, वही पैसा, इसे संचित निधि को ही सरकार का खजाना बोलते हैं। संचित निधि को क्या बोलते हैं? सरकार का खजाना। एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अच्छा, जो संचित निधि होती है ना,
इससे पैसा निकाला जाता है। निकालने के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है, इससे पैसा संसद की अनुमति से निकलता है, संसद की अनुमति से, ठीक है, पैसा निकालने के लिए। इसके निकालने के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है जिसे हम कहते हैं बजट प्रस्ताव बोल सकते हैं, या इसको विधेयक पारित होता है, यहाँ पर संसद में एक विधेयक पारित होता है यहाँ से पैसा निकालने के लिए, जिसे अपने वित्त विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। आकस्मिक निधि, देश की आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान देना। देश की आकस्मिक निधि ये कब होती है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और देश को तत्काल पैसा चाहिए, तब पैसा कहां से आएगा? तब आकस्मिक निधि का अधिकारी होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि संसद जब चल ही नहीं रही तो संचित निधि से पैसा कैसे निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है विधानमंडल की अनुमति से। किसकी अनुमति से? विधानमंडल की अनुमति से। और इसके लिए भी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए राज्य सरकार विधानमंडल में वित्त विधेयक रखती है। कौन सा विधेयक रखती है? वित्त विधेयक द्वारा निकाला जाता है। आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो कौन निकालेगा? राज्यपाल की अनुमति से निकलेगा। यह कब होगा? जब राज्य में विधानमंडल का सत्र चल नहीं रहा होता है, विधानमंडल के सारे लोग घर गए होते हैं, ऐसी कंडीशन आती है ना, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये अब बात यह है कि राज्य निधि से पैसा दिया जाता है किसको? महाधिवक्ता को। राज्यपाल को निधि तो संचित, आकस्मिक निधि से तो पैसा तब निकलता है जब देश में एकदम कोई ऐसी भुखमरी पैदा हो गई, या कहीं एकदम क्या हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो राज्यपाल आकस्मिक निधि से, और संसद का सत्र नहीं चल रहा तो राज्यपाल आकस्मिक निधि से पैसा दे देता है, या राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसा दे देता है। मैं बात ये कर रहा हूं कि राज्य की संचित निधि से, राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से पैसा दिया जाता है या केंद्र सरकार? राज्यपाल को राज्य, क्योंकि वो राज्य के लिए काम कर रहा है तो राज्य से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 2,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। एक महीने का 2,25,000 रुपए वेतन मिल रहा है इसको, ठीक है। क्यों? महाधिवक्ता बनना है, एक ही होता है राज्य में महाधिवक्ता के कार्य, ध्यान दें। और ये वेतन है ना, इनके भत्ते वगैरह जोड़ करके ये 6.5-7 लाख रुपए के आसपास बनता है, बहुत ऊपर हो जाता है। आगे महाधिवक्ताओं के कार्य क्या है? राज्य महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य तो नहीं होता। सुनना एक बार, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है, उसमें बोलने का अधिकार है, रखता है, परंतु उसे अपने मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब विधानसभा में जा सकता है महाधिवक्ता, वहां बैठ सकता है, वहां कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर अपना वोट नहीं डालेगा वो। जैसे कोई विधेयक पारित हो रहा है, जैसे लड़कियों की शादी की आयु 21 वर्ष कर रहे हैं, ये विधेयक पारित हो रहा है, एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पारित हो रहा है, तो महान्यायवादी भी वही चीज है, वहां जाकर के बैठ सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकता कि मैं इस पक्ष में वोट डाल रहा हूँ, इसके या इसके विपक्ष में वोट डाल रहा हूँ। समझ में आई बात? कल हमने ये ऐसी बात और पढ़ी थी, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिस सदन से वो आए होते हैं, उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, वहां वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई विधानसभा से मंत्री बनाए, तो वो विधान परिषद की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, लेकिन वहां वोट नहीं डाल सकता। समझ में आई बात? एक चीज की और तुलना कर देता हूं मैं, एक तो होता है महाधिवक्ता, एक पढ़ेंगे मुख्य सचिव। महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में, महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है, विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है। और मुख्य सचिव विधानमंडल की बैठक में कोई भाग नहीं ले सकता, नहीं बोलता। लेकिन मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में, मंत्रियों की जो बैठक होती है ना कैबिनेट, मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है, भाग ले सकता है। अशोक गहलोत और उसके प्रमुख मंत्रियों की जो बैठक है, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं,
विधानमंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं कर रहा हूं मैं कैबिनेट की बैठक की बात कर रहा हूं। कैबिनेट यानी अशोक गहलोत और उसका कुछ खास मंत्रियों का जो समूह है वो कैबिनेट कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट कह सकते हो या हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में ज्यादा लोग होते हैं कि मंत्रिमंडल में ज्यादा लोग होते हैं? मंत्री परिषद में ज्यादा लोग होते हैं ना। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपराज्य मंत्री, जिसमें हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, तो मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है, महाधिवक्ता कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकता। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये चीज। अब आगे बात है, महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य की सरकार की कानूनी संबंधी विषयों का समय समय पर सलाह दे। राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर समय समय पर सलाह दे। 166 के तहत महाधिवक्ता राज्य में सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। 167 के तहत महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कार्य तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल को समस्त प्रशासनिक व विधायी कार्यों से परिचित कराएगा। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे जी.सी. कासलीवाल। जी.सी. कासलीवाल, बस इतना ही याद रखना है, जी.सी. और वर्तमान में है महेंद्र सिंह सिंघवी, एम.एस. सिंघवी वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता में भी 2019 से या 18 से 2019 से। ठीक है, बस इतना ही महाधिवक्ता था। एक बार रिपीट करते देख लो दोबारा। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी संवैधानिक पद है ये का वर्णन उल्लेख है। प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार राज्य का प्रमुख अधिवक्ता होता है। राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो केंद्र में महान्यायवादी का है। महाधिवक्ता की मुख्य पीठ खंडपीठ जयपुर में। महाधिवक्ता पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है, उसके बाद महाधिवक्ता कौन हो सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो हाईकोर्ट का जज बन सकता है वो क्या बन सकता है? राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। हाईकोर्ट के जज की 2 योग्यता हमने देखी, कौन कौन सी? एक तो 10 वर्ष तक या तो हाईकोर्ट में वकील रहो या 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालयों में। एक और भी होती है हाईकोर्ट के जज की योग्यता जो इसमें उल्लेख नहीं हुई, राष्ट्रपति की राय में विधिवेता हो, कानूनी ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता। ठीक है, वो इसमें लिखा नहीं है पर उसको कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है। उसके बाद है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से। फिर है महाधिवक्ता विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए बनाया गया। 194(4) में क्या लिखा होगा ये देखो, अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता संबंधित बातें की, 166 में भी एक बात है, 167 में भी एक बात है और फिर 194 में एक बात है। ये 4 अनुच्छेदों में महाधिवक्ता की बात है। 194(4) में ये लिखा हो गया है, 194(4) में कि जिस प्रकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है उसी प्रकार महाधिवक्ता को वो उन्मुक्तियां और वो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे अनुच्छेद 194(4) के तहत। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल कितना होता है महाधिवक्ता का? सामान्यतः 5 वर्ष। ऐसा नहीं बोलेंगे, सही उत्तर क्या होगा कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य होता है उसका। हटाने के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और महाधिवक्ता को राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, महाधिवक्ता को राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। त्याग पत्र किसको देता है महाधिवक्ता? अपना राज्यपाल को देता है। वेतन भत्ते निश्चित नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, निर्धारण राज्यपाल करता है वेतन भत्तों का। और वेतन जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 2,25,000 रुपए इसको वेतन दिया जाता है। ठीक है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। फिर है महाधिवक्ता के कार्य। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन अनुच्छेद 177 के तहत वो विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वोट तो वही डालेगा जो विधानमंडल का सदस्य होगा, वही वोट डालेगा। ठीक है, उसके बाद महाधिवक्ता के कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह दे। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 166 में महाधिवक्ता करेगा, सहयोग करेगा उसमें। 167 के तहत मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समस्त प्रशासनिक व विधायी कार्यों से परिचित करवाएगा। जितने भी विधायी कार्य हैं, कानून से संबंधित बातें, उनसे परिचित करवाता है महाधिवक्ता। पहले महाधिवक्ता कौन थे? जी.सी. कासलीवाल और वर्तमान में कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी। ये राज्य महाधिवक्ता टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है, उतारोगे क्या इसको?